नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मेरा नाम नीरज है और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी था हम लोगों के लिए। एक बहुत अच्छी खबर के तौर पे आया है कि देश में जो रूरल या बहुत छोटे शहर हैं जिनको हम कस्बा भी कहते हैं, उसमें कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है और कंजम्पशन की रफ्तार तो डेफिनेटली बदल ही रही है। दरअसल एक सर्वे आया है एनएसएसओ का, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसमें ये पता लगता है कि गांव के लोग, बहुत छोटे शहरों के लोग क्या खर्च कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं और उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो पिछले 11 साल का एक सर्वे किया है एनएसएसओ ने और उस सर्वे के आधार पर बहुत सारी फाइंडिंग्स आई हैं। तो एक बहुत कॉमन बिलीफ ये था कि रूरल इंडिया की स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही है, रूरल इंडिया की डिमांड नहीं आ रही है। तमाम एफएमसीजी कंपनीज इसकी कंप्लेंट करती थी, लेकिन ये सर्वे इससे उलट कहानी दिखाता है। हालांकि 10 साल का सर्वे, इसलिए हम लोग रन रेट भी देखेंगे उसका, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव चेंज है कि उस सर्वे के अंदर जो निकल के आ रहा है कि लोगों की खर्च करने की प्रायोरिटी बदल रही है। यानी अब वो ऐसी चीज़ों पर खर्च करना चाहते हैं जो लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। केवल फूड आइटम पे उनका खर्च नहीं, रादर फूड आइटम पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुआ है। तो इस पिक्चर को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए इसको, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो विशेष मेहमान है, पहले मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। जानी मानी इकोनॉमिक संस्था प्राइस के एमडी एंड सीईओ राजेश शुक्ला जी हमारे हैं। राजेश शुक्ला के एक परिचय अलग ये बता दूँ मैं कि राजेश शुक्ला जी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं इसी मुद्दे पर कि ग्रामीण भारत में क्या हो रहा है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है। इनकी एक बहुत बड़ी एक स्टडी आई थी मिडिल क्लास को लेकर, जिस पर हमने बहुत लंबी चर्चा भी की थी कि कैसे मिडिल क्लास बढ़ रहा है इस देश में और बड़ी संख्या उसकी होती जा रही है। तो बात करेंगे राजेश जी से। साथ ही पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा जी हमारे साथ हैं। रसना के सीएमडी पीरूज खम्बाटा जी हमारे साथ होंगे। पीडब्ल्यूसी इंडिया के रिटेल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट सेक्टर के पार्टनर रवि कपूर जी हैं। चूँकि पीडब्ल्यूसी वगैरह जो है बहुत डीप और क्रिटिकल स्टडीज़ भी करते हैं इस सेगमेंट की, तो रवि जी से बातचीत होगी। साथ ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभम भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, जो थोड़ा क्रिटिकल एनालाइज कराएंगे उनसे। और सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय हैं, जो ये खबर लेके आए, जिन्होंने ये सर्वे हमारे सामने रखा है। तो सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, बहुत छोटे मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल तो ये है कि दर्शकों को हमको ये बताइए कि इस सर्वे की खास बातें क्या हैं जिस पर चर्चा हो रही है इतनी। देखिए, इस सर्वे की सबसे खास बात यह है कि जो शिकायत अब तक रहती थी कि गांव में निवेश नहीं जा रहा है, गांव से डिमांड नहीं आ रही है, तो उस बात को झुठलाया इस सर्वे ने और कहा है कि जो खपत है वो खपत की रफ्तार शहरों के मुकाबले गांव में ज़्यादा है। गांव में जो रफ्तार है वो 164% है, जबकि शहरों में ये रफ्तार 146% है। बता दूं कि ये सर्वे 2011-12 से लेकर के 2022-23 दोनों के बीच की तुलना की गई, क्योंकि सबसे इससे पहले जो सर्वे था वो 2011-12 में आया था। और खर्च कहां कर रहे हैं ये भी अपने आप में काफी दिलचस्प आंकड़ा आया है। सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है वो फूड बेवरेजेस में हो रहा है, प्रोसेस्ड फूड में हो रहा है, पैकेज्ड फूड में हो रहा है। यानी महीने में जितना लोग खर्च करते हैं उसका सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं पर खर्च कर रहे हैं। गांव में ऐसा खर्च करने वाले की मतलब परसेंटेज क्या है कुल खर्च में, तो 9.62% है। शहर में जो है ये 10.64% है। यानी गांव में 100 रुपए आदमी खर्च करता है तो 9 रुपए 72 पैसे जो खर्च करता है इन्हीं सब चीजों में। और दूसरी चीज है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। गांव में 6.89% खर्च होता है तो शहर में 7.17% खर्च होता है। सबसे खास बात यह है कि अनाज पे खर्च कम होता है। जिस अनाज की कीमतें बढ़ने पे काफी ज्यादा शोर शराबा होता है, उस अनाज पे खर्च कम होता है और उसका आंकड़ा भी यहां पर आया है। और उसमें यह कहा गया है कि जो कुल खाने का खर्च है, अगर उसके हिसाब से आप देखें तो 50% से भी कम खर्च गांव के लोग करते हैं, शहर के लोग 40% से भी कम खर्च करते हैं। और अनाज पर गांव में कुल खर्च का 4.89% जाता है तो शहर में 3.62% जाता है। लेकिन इन सब से हटकर एक और महत्वपूर्ण बात कि खर्च जो करने वालों की कुल रकम है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। कम से कम जो खर्च होता है, जो कम से कम 5% लोग जो निचले तबके के हैं, वो गांव में 1373 रुपए खर्च करते हैं और शहर में 2001 रुपए खर्च करते हैं। और इसी आधार पर नीति आयोग के सीईओ का मानना है कि अब देश में गरीबी 5% या उससे भी कम हो गई है।
जी, ये वाली बात जो आपने आखिरी में रखी कि गरीबी 5% से नीचे, ये थोड़ा सा आप सुन के एक बहुत लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा। कुछ लोग पॉलिटिकली इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, पैरामीटर क्या है, किसको ये मानते हैं आप, या इस सर्वे में कहा गया है कि वो गरीब नहीं है? देखिए, दरअसल इस सर्वे में क्या किया गया कि 2,60,000 लोगों से बातचीत की गई, उनके खपत का पैटर्न देखा गया और उसको फिर 5-5% के हिस्से में बांटा गया कि सबसे कम खर्च करने वाले लोगों को देखा जाए तो 0 से लेके 5% का हिस्सा देखा गया। तो उसमें गांव में 1,373 रुपए खर्च करते हैं हर महीने और शहर में 2,001 रुपए। अब 1,373 और 2,001 रुपए को देखा गया। जो नीति आयोग के सीईओ जिसको रेफर कर रहे थे वो सी रंगराजन ने 2014 में कहा था कि अगर गांव में 30 रुपए प्रतिदिन से कम खर्च होता है तो फिर इसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। माफी चाहूंगा। तो इस हिसाब से देखें तो अभी के तारीख में ये जो खर्चा है वो खर्चा आपको उससे ज़्यादा बैठता है। उसका आकलन आप देखें तो प्रतिदिन जो है सो करीब 47 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है अगर अभी के हिसाब से देखें तो। और शहरों में 47 रुपये प्रतिदिन या इससे कम खर्च करते तब वो माना जाता है गरीब, लेकिन यहाँ पे शहर में प्रतिदिन के हिसाब से खर्च बढ़ रहा है। इसको अगर महंगाई दर के आंकड़े से जोड़ कर देखें तो मैंने CAGR के जो कैलकुलेटर होता है उसके हिसाब से देखा तो मैंने पाया कि सिंह रंगराजन के हिसाब फॉर्मूले के हिसाब से महंगाई दर को जोड़ भी दिया जाए तब भी खपत जो है अब लोग ज्यादा करते हैं जितना कि सी रंगराजन ने बताया था अपने फॉर्मूले में। इसी को आधार बनाते हुए नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि गरीबी जो है सो 5% या इससे भी कम रह गई है। जी, लक्ष्मण रुकिएगा हमारे साथ। गरीबी 5% से कम रह गई है एक सर्टेन फार्मूले के तहत, और कंजम्पशन बढ़ भी रहा है और पैटर्न बदल रहा है। फूड ग्रेन्स स्टेपल में या मेन कोर्स में कम खर्च हो रहा है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं खाने पीने के उसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है, या जो कंफर्ट देने वाली चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है। क्या क्या लक्ष्मण, क्या नई चीज़ें खरीद रहे हैं वो जो हमें इस सर्वे में देखने को मिली? देखिए, सबसे जो नई चीज़ें खरीद रहे हैं वो देखने को मिली कि इसमें AC, फ्रिज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है उसके खर्च करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब आप देखेंगे तो गांव में पहले कुल खर्च का 2011-12 में 4.85% वो करते थे इन सब चीज़ों पे, अब वो बढ़ करके 6.89% हो गया है टीवी, फ्रिज, AC जैसे चीज़ों की। अगर आप देखें तो कंज्यूमर सर्विसेज पे जिसमें खासतौर से मोबाइल शामिल है, पहले 3.99% होता था, अब वो बढ़ करके 5.08% हो गया। ये मैं गांव का आंकड़ा दे रहा हूँ, शहर में थोड़ा सा इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये जो नॉन फूड आइटम है, खाने पीने के अलावा जो चीज़ें हैं उसके में खर्च करने के लोगों की संख्या बढ़ी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट टर्म में अनाज पर लोग कम खर्च कर रहे हैं, खाने में कम खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी आमदनी हो रही है उस आमदनी में जितना खर्च कर रहे हैं उस खर्च करने में हिस्सेदारी इनकी कम है, बाकी चीज़ों की बढ़ रही है। यानी कि आमदनी लोगों की बढ़ी है। शायद इसका एक नतीजा ये भी निकाला जा सकता है। नहीं, निकाला जा सकता है, यही नतीजा ही है इसका इनवेरेबली कि आपकी जो कि आमदनी बढ़ी है तो वो परसेंटेज नीचे जाएगा जो आप फूड स्टेपल वगैरह में खर्च करते हैं, और जो आप ये AC, फ्रिज, टीवी, मिक्सी, गीज़र खरीद रहे हैं इसका परसेंटेज बढ़ेगा चूँकि वो आमदनी का एक हिस्सा है। और सिग्निफिकेंट नंबर आप बता रहे हैं, 4.85 से 6.89, तो लगभग 35-40% की राइज इसमें देखने को मिल रही है। चलिए इसको और एनालाइज कराते हैं, समझने की कोशिश करते हैं विद्वानों के जरिए। लक्ष्मण रुकिएगा भी आप। शुक्ला जी, ये जो नंबर्स हम लोगों के सामने अभी लक्ष्मण ने रखे हैं इस सर्वे के थ्रू, एकदम ताज़ा तरीन सर्वे है, या जो आपने एक बार हमको बहुत बड़ी थ्योरी समझाई थी कि ये रूरल इनकम बढ़ रही है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, ये उसी ट्रांजिशन का एक रिफ्लेक्शन है शुक्ला जी? बिल्कुल नीरज, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कम से कम एक रहता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है और जिसके बेसिस पे बहुत कुछ होता है। तो पहला तो ये डेटा, और इसलिए डेटा, व्हाट वी से इज द डेटा इज अ डॉलर एक्चुअली। तो किसी चीज को पॉलिसी या कहीं बनाने के लिए तो हम जो रिसर्च कर रहे थे उसके कुछ चीजें उस डायरेक्शन में काफी हद तक डायरेक्शन अगर हम देखें, इसलिए हम लोग इनकम सर्वे है, हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों कलेक्ट करते हैं। ये एक एक्सपेंडिचर डेटा है, लेकिन डायरेक्शन लगभग वही है। हम जैसे कहते थे कि जो रूरल की ग्रोथ हो रही है तो रूरल ग्रोथ इज हायर, मीन्स अगर मिडिल क्लास ग्रोथ इन रूरल इंडिया इज हायर देन द अर्बन, वो सब कुछ चीजें दिखाई दे डायरेक्शन। लेकिन जो अभी लक्ष्मण जी ने कहा उसमें दो चीज मैं केवल और ऐड करना चाह रहा हूँ, जो एक
ऑडियंस पॉइंट ऑफ, ये जो खर्च का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम से अभी इसको कुछ नहीं लेना देना है इसका। माने अगर 100 रुपए जो खर्च कर रहे हैं उसमें का ये शेयर है, न कि जब इनकम का शेयर है। जैसे अगर 100 रुपया खर्च करते, जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे, तो ये सही चीज है। सबसे ज्यादा अगर 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अगर उसमें सबसे बड़ा शेयर देखा जाए तो रूरल हो या अर्बन है, उसमें सबसे ज्यादा शेयर आपका बेवरेजेज एंड प्रोसेस फूड का आ रहा है। ये अगर 100 रुपया खर्च करें तो रूरल इंडिया में कहा जाए तो लगभग 9 रुपए 62 पैसा, और अर्बन में जैसे उन्होंने बताया 10 रुपए 64 पैसा। ये खर्च का शेयर है, न कि इनकम का, पहला। दूसरा चीज, और एक चीज हमें एक आपका इसमें ये कहना चाहेंगे कि अगर इसके बाद एक चीज और ऐड करें, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये कहाँ और खर्च कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इससे आराम पहुंचाने के लिए या लग्जरी या बेटर लाइफ के लिए, वो इंडिकेट कर रहा है। जैसे कन्वेंस इज द सेकंड हाईएस्ट, कन्वेंस पे आप देखेंगे तो कन्वेंस रूरल अर्बन दोनों में आपके देखेंगे सेकंड हाईएस्ट वही है, इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल से भी ज्यादा उसका शेयर है। रूरल इंडिया में 7.55 और अर्बन इंडिया में 8.59 अगेंस्ट द कंज्यूमर ड्यूरेबल 7.17। तो आपका कन्वेंस पे दूसरा चीज जो कर रहे हैं। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कंज्यूमर सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कन्वेंस। कंज्यूमर सर्विसेज जो भी जितनी भी आती है, इन्होंने डिफिनीशन इसमें अभी आएगा, बाद में आएगा, वो एक ये मैं ऐड करना चाह रहा था जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शर्मा जी, क्या इसमें ये कह सकते हैं आपकी बात से ही निकाल के कि अगर ये केवल खर्च का पैटर्न है और जो हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो विद इन इनकम रिक्लासिफिकेशन है एक सवाल, और इनकम में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा, अगर कन्वेंस में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मोबिलिटी में खर्च कर रहे हैं, तो मोबिलिटी तो कामकाज के लिए ही आदमी करेगा, तो इसका मतलब फिर कामकाज बढ़ रहा है। ये दोनों समझा दिए संक्षेप में। बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं जो इसका एक इंटरप्रिटेशन केवल उसमें माइनर यही वो था, लेकिन आपका 100% हम कह रहे हैं कि अभी जो हमारा सर्वे था उसमें हमने ये देखे कि कोविड के बाद अगर हम ये कहते हैं कि बॉटम कोविड के नाते लगभग बॉटम 60% लोगों की जो इनकम थी पहले 2019 के कंपैरिजन में कम हुई थी, बॉटम 6। लेकिन अभी 2 साल के बाद आपको पता है बहुत तेजी से रिकवरी हुई, और सबसे ज्यादा रिकवरी जो हुई है वो आपके बॉटम 20% में 75%। अगर हम कह रहे हैं 75% उनकी इनकम बढ़ गई कि आपके कोविड के बाद, तो रिकवरी हो रही है। मींस लाइक इनकम, उसमें कोई नहीं कि इनकम का ही फंक्शन है कि जो कि एक इनकम का है, तो इनकम बढ़ रही, लोगों को रोजगार बढ़ रहे हैं, लोगों के री एम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसी का ये फंक्शन है। और इसमें दूसरी जो चीज एक रहेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो बड़ा इम्पोर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसमें देखा जाए तो एक रूरल अर्बन के साथ साथ रिच वर्सेस पुअर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि रिच में भी आपका रिच और पुअर में अगर डिफरेंस देखें तो रूरल इंडिया में लगभग आप जान लीजिए 15-16% है डिफरेंस। मींस बॉटम का अगर हम टॉप से रेशियो निकाले, और अर्बन में लगभग 10% है, तो वो मोस्टली एक किस्म से कंसिस्टेंट आ रहा है पीछे से। रवि जी, ये जो डेटा हमने देखा और अभी जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जो एक बहुत आम फहम बात निकल के आती है कि रूरल कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, रूरल डिमांड नहीं बढ़ रही है, इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो रहा, बट ये डेटा तो उसके अगेंस्ट में खड़ा है। डेटा देखिए सत्य है, आप डेटा को कितना आप नकारेंगे वो पद्धति तो ठीक नहीं होगी, वो सोच ठीक नहीं होगी। तो ये जो बहुत सालों के बाद ये जो हमारा डेटा जो हमारे समक्ष आया है कि किस तरह से कंजम्पशन हो रहा है, तो ये रियलिटी है आज की डेट में। और एक बात जो मैं बोलना चाहूंगा, दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो डेटा है ये हमारा एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन का डेटा है। तो कंजम्पशन आप तभी कर सकते हैं जब आप पैसे कमा रहे हैं। तो आप ये बात को भी ध्यान रखें कि जो ओवरऑल अगर आप भारत के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो भारत सबसे तेज इकोनॉमी बढ़ने वाली इकोनॉमीज में है दुनिया में। तो जब इकोनॉमी तेज बढ़ रही है, और एक बात आपको मैं और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की जो इकोनॉमी का शेप है वो है कंजम्पशन ड्रिवन शेप है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेप नहीं है। तो कंजम्पशन अगर हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, और भारत जो है
दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई इकोनॉमी में से एक है, तो कंजम्पशन लाजमी है कि बढ़ेगा। और कंजम्पशन आज की डेट में बहुत अर्बन और रूरल एरियाज में बढ़ रहा है। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 ये हुआ कि जो गवर्नमेंट की तरह-तरह की जो सारी स्कीमें जो चल रही हैं, अगर आप नरेगा की ही बात करें, तो जो नरेगा का आउटले है उसकी वजह से भी आप ये देखेंगे कि रूरल एरियाज में कंजम्पशन को से काफ़ी बढ़ोतरी मिली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है रिकवरी जो हो रही है अर्बन एरियाज में, जो पूरा फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, तो ये सारी जो फैक्टर्स है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो हैं वो कंजम्पशन को बढ़ावा दे रही हैं। और तीसरी बात ये मैं बोलूंगा कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आज की डेट में कोई मोहताज नहीं है कि मेरे को शहर में जाके कोई चीज खरीदनी है। तो आज की डेट में कंपनी स्वतः रूरल एरियाज में जा रही हैं, सामान आपके पास पहुंच रहा है, एडिक्वेट क्वांटिटी में पहुंच रहा है, तो जिस कारण से आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। इसमें मैं एक पॉइंट बोलूंगा इलेक्ट्रिफिकेशन का। आज की डेट में आप देखिए पूरे भारतवर्ष में इलेक्ट्रिफिकेशन का जो क्वांटम बढ़ा है, तो उससे आपके सर्वे में भी सामने आ रहा है कि जो हमारा प्रोसेस फूड है, जो हमारी बेवरेजेस हैं, उसका कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो इसको आप ये जो डेटा हमारे समक्ष आया है, ये इसी चीज को फिर से हमको दोहराने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली आज की डेट में अभी जिसे कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन इज आई वुड से। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा। देखिए, एसी, फ्रिज और मोबाइल, ये सब आदमी लैपटॉप वगैरह तभी खरीदता है जब बिजली हो। अभी गांव में पहुंच गई है बिजली सब जगह। मैं कंपनी के उदाहरण से समझाता हूँ जो कि मार्केट वाले हैं ना, तो वो उदाहरण भी वहीं से याद आते हैं। एक कंपनी है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस की इतनी बड़ी ग्रोथ सिर्फ इसलिए हो रही है कि गांव-गांव तक वो फ्रिज रखी हुई है कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा। अगर बिजली नहीं होगी तो फ्रिज नहीं होगा, फ्रिज नहीं होगा तो कोल्ड ड्रिंक कैसे बिकेगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसकी हुई है। अगर अभी पीयूष खंबाटा जी से पूछेंगे जो कि ठंडा बेचते हैं या आइसक्रीम वाली कंपनीज हैं, तो ये सब इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, उसका परिणाम है कि आपके गांव में बिजली पहुंच गई है। या इवन आपके गांव में एटीएम भी तब लगेगा जब बिजली होगी, वरना केवल बैटरीज नहीं चल सकता। एक बार खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करने में बहुत समस्या आएगी। तो ये पावर की वजह से भी हो सकता है कि जो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, कंफर्टेबल चीज़ें उन्हें लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, कि शायद इस वजह से हो। लेकिन शर्मा जी, अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर आप देखें तो पैटर्न ही सिर्फ बदल रहा है, ये आमदनी भी लोगों की बढ़ रही है। क्योंकि ये बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। तो ये पैसा क्या, जैसे मान लीजिए पहले मेरे पास 500 रुपये था तो 200 रुपये में बैंक में जमा कर दे, 300 रुपये में अपना खाना पीना चला। अभी वो 200 भी निकाल रहा है हम, और हमने एक मिक्सी खरीद ली क्योंकि बिजली आ गई है। क्या ये हो रहा है क्या? देखिए, दोनों चीजें हो रही हैं, आमदनी भी बढ़ रही है और पैटर्न भी चेंज हो रहा है। आमदनी कैसे बढ़ रही है? अगर आप आंकड़ों में जाएंगे, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जीडीपी में लगभग कोई 2011-12 से लेके अभी तक डबल जीडीपी हो चुका है। लगभग कोई 2.25 ट्रिलियन का जीडीपी था यूएसडी, अभी जो लगभग कोई 4.25 ट्रिलियन का जो अपना जीडीपी है, अभी इस साल में हम पूरा करेंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर में हम $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएंगे। तो आमदनी बड़ी है। आमदनी आप देखते हैं कि इंडिया में नॉमिनल इनकम जो है वो 10-11 साल में डबल हो जाती है, रियल इनकम को 17-18 साल लगते हैं। तो दूसरा जो पैटर्न की बात आपने की, वो बहुत ही एक अच्छा सरप्राइजिंग भी है कि जब लोग बात करते थे कि रूरल डिमांड नहीं है, या फिर जो गांव के लोग हैं उनका तो खर्च जो है हेल्थ में, एजुकेशन में और फूड में ही चला जाता है, वो गलत साबित हुआ है। जिससे हमें पता चलता है कि जो रूरल डिमांड है, जो वो भी अर्बन को आगे मैच कर रही है। अगर आप देखेंगे ड्यूरेबल्स की बात, अभी जैसे मेरे से पहले वक्ता जो बात कर रहे थे, लगभग कोई 6.9% का जो ड्यूरेबल में कंजम्पशन होता है रूरल सेगमेंट में, और अर्बन में ये 7.1% है। तो गैप कितना कम हो गया, खाली 0.2 परसेंटेज पॉइंट का ही गैप रहा है रूरल एंड अर्बन डिमांड में। ये बहुत बड़ी चीज है।
और तीसरे नंबर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो रिफॉर्म्स हुई है, खास करके अगर हम इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स देखें तो आपके पास गिनी चुनी रिफॉर्म्स है, मेक इन इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया है, और रिफॉर्म्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर आप रूरल सेगमेंट में देखेंगे तो ढेरों सारी रिफॉर्म्स आपको मिलेंगी। आप खेती बाड़ी में ही, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बहुत रिफॉर्म्स देखेंगे, जो किसान समृद्धि और किसान क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी चीजें। और चौथे नंबर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर जीडीपी है वो इंडस्ट्री जीडीपी से भी तेज गति से आगे बढ़ा है पिछले 6-7 साल में, 8 साल में। तो उससे भी काफी फर्क पड़ा है जो रूरल डिमांड है। और खास करके जो पिछले 4-5 साल है, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रोथ देखेंगे तो कंसिस्टेंटली वो 3% से ऊपर ग्रो किया, जो आपने पहले कभी ऐसा कंसिस्टेंट मोड नहीं देखा होगा। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप देखते हैं कि हर एक साल नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो जो समृद्धि है, खास करके जो रूरल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है, चाहे वो मनरेगा स्कीम हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो, या फिर जो सरकार के जो आगे जो रोजगार मुहैया कराने के संसाधन हो, जो माइग्रेटेड लेबर के लिए जो रिफॉर्म्स हो, तो बहुत सारी जो रिफॉर्म्स हैं खास करके वो रूरल डेवलपमेंट के लिए हुई है। और जैसे आपने पहले जिक्र किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें वो 3-4 लाख करोड़ से जो इंफ्रा कैप है वो बढ़ के अभी इस बजट में, इंटरिम बजट में 11 लाख करोड़ के ऊपर का अनाउंस किया गया है। तो ज्यादातर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो भी रूरल सेगमेंट्स में ज्यादा है। जो रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, ये ठीक है कि बड़े मेट्रोज में भी एयरपोर्ट्स की एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन जो रोड डेवलपमेंट, रूरल रोड डेवलपमेंट की जो बात है, जहाँ पे लोगों को डे टू डे बेसिस पे हर रोज की, रोजमर्रा जिंदगी में हर रोज का कुछ ना कुछ उनको मिलता है, जैसे कि गरीबी रेखा की बात की आपने, तो वो तय है कि हम गरीबी रेखा को बहुत तेज गति से कम कर रहे हैं। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो कि 29% थी लगभग कोई 2011-12 में, वो अब कम होके 11% के आसपास रह गई है। मल्टी डायमेंशनल में सब चीजों का आंकलन होता है कि आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान किस तरीके से मिल रहा है, उसको खाने पीने में मिल रहा है, खाली वो मॉनेटरी बेसिस पे नहीं होता है, वो दूसरी सुविधाएं देखी जाती है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी है, और हम अगर मैक्रो लेवल पे बात करें तो मैक्रो लेवल पे इंडिया का जो एक पोजीशन है जो वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही लुक्रेटिव है। वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी। नहीं, ठीक है शर्मा जी, इसको मैक्रो पे लाएंगे, पहले थोड़ा सा डिटेलिंग में समझ ले। फिरोज सर, आपका एम्पिरिकल नॉलेज इस डेटा को अप्रूव करता है? आपको भी वैसा ही दिख रहा है जैसे इस डेटा के थ्रू हम लोग देख रहे हैं? बिल्कुल सही दिख रहा है। एक्चुअली हम लोग जब रिसर्च करते हैं, मैं जब कंपनी में आया था, हम लोग एक सेक ए सेक बी की बात करते थे, मैंने उसको निकाल दिया। मैंने बोला हम ये तो कोई अपनी इनकम सही बताता ही नहीं है। आप किसी के घर में चले जाओगे, बोलोगे तेरी इनकम बता, वो गलत बताएगा। पर आपको अगर घर का पोटेंशियल जानना हो तो वो जान लो, उसमें एसी है, गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, स्कूटर है, उससे पता चल जाता है उसकी इनकम क्या है। बिकॉज एक्सपेंडिचर तभी करेगा जब इनकम है। तो इससे एक ही चीज प्रूव हो रही है कि लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, मतलब लोगों की इनकम बढ़ी है, ये प्रूव हो गया। सेकंड चीज ये प्रूव हो गई है, जो मैं हमेशा मानता आ रहा हूं, कि अर्बन रूरल कुछ है ही नहीं। आज गुजरात के गांव में, साउथ गुजरात में चले जाओ, एक रू अर्बन का कॉन्सेप्ट आ गया है, रूरल अर्बन मिक्स हो गया है, और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। आज मैंने भी, जैसे कि सीरियल, हमको मीडिया प्लानिंग करना होता है, मैं सीरियल ढूंढता हूं, कौन सी सीरियल है अर्बन रूरल की, कोई फर्क नहीं, वही सीरियल अर्बन रूरल में। यूट्यूब को पूछ लो भाई आपका ऑडियंस कहाँ है, सोशल मीडिया को पूछ लो, वो भी रूरल अर्बन है। मैं कहता हूं अभी हमको ये रिसर्च के बाद एक जान के चैनल, नाउ टॉकिंग एज ए मार्केटियर, कि एक रू अर्बन कॉन्सेप्ट है, दोनों एक ही है, दोनों एक है। और ये भी इनके जो ट्रेंड है वो भी एक है, उनको वही सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, उनको वही क्वालिटी ऑफ लाइफ रहना है, उनको वही मोबाइल चाहिए। ऐसा मान के चलना कि रूरल वाले को कुछ कम चाहिए, वो गलत है। और कोई कंपनी सोचेगी मैं रूरल में अलग प्रोडक्ट दिलाऊंगा, वो भी गलत है। सेम प्रोडक्ट में भी पैक साइज थोड़े फर्क हो सकते हैं, छोटा पैक चलेगा। और जो आपने एयर कंडीशनर की बात की, इलेक्ट्रिसिटी बात की, वो बिल्कुल सही है, इसलिए तो ड्यूरेबल का सेल बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सबको एफएमसीजी कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए। बिकॉज कुछ भी हो, एफएमसीजी कंपनी के शेयर के भाव तो बढ़ने वाले, पक्का हो गया सर। नाम तो पहले आपके माध्यम से आप कभी एक बुलेट नीचे चला दो, नीचे चलाओ, अभी आप बुलेट चलाने में एक्सपर्ट हो, तो कल पहले एफएमसीजी के शेयर खरीद लो, सबको पता चल जाए उसके पहले। मैं कहता हूँ लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी खरीद लो, कोई भी खरीद लो, बढ़ने ही वाला है, क्योंकि लोगों को लेना है। अब जो नंबर 2, जो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी ये है, अब मैं अपॉर्चुनिटी पाऊंगा, बिकॉज काफी सब चीजें बात हो गई।
जो अपॉर्चुनिटी है कि जो इंडिया में प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं उसको कैसे हम वर्ल्ड मार्केट की तरफ ले जाए। और आप बोलोगे सर इसको कंजम्पशन की ये सर्वे के साथ क्या मतलब है, उसका मतलब भी मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब कोई एक प्रोडक्ट हम इंडिया में अच्छी तरह बनाते हो तब हमारे में कोर कॉम्पिटेंस आ जाए उसको अच्छी तरह बनाने का, वो वैल्यू चेन हमारे पास आ गया है, वो हम वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज एक इटली ने वाइन बनाना सीखा तो इटालियन वाइन को छोड़ो आज पूरे वर्ल्ड में इटालियन वाइन छा गया। किसी ने आलमंड सीखा, पूरे वर्ल्ड में कैलिफोर्नियन आलमंड छा गया। किसी ने चीज सीखा, पूरा यूरोप का चीज पूरे वर्ल्ड में लोग खाते हैं। सिमिलरली जो इंडिया के जो अच्छे प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा जो बिस्किट है, हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट है जो हम बनाते हैं, ये प्रोडक्ट को कैसे ग्लोबल मार्केट की तरफ ले जाया जाए। और जैसे इंडिया जैसे जो मार्केट है अफ्रीका में, मिडल ईस्ट है, उसमें कैसे ये जो कंज्यूमर बूम को रिप्लिकेट किया जाए। ये मैं डेफिनेटली मानूंगा कि इंडिया स्टोरी कैनॉट बी इंडिया एंड इंडियन कंजम्पशन। आवर स्टोरी विल ओनली चेंज इफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज फॉर द ग्लोबल स्टेज। जी सर। और ये अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो एफएमसीजी सेक्टर है उसको कैसे ग्लोबल लिया जाए। एसी हो, फ्रिज हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, स्नैक्स हो, बिस्किट हो, आज हमारी कंपनियां वर्ल्ड के लिए कैसे बनाए उसकी तरफ मैं जोर देना चाहूंगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है देश भर में। अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल होगा। एक बात आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कही है। आपने ये कहा कि अभी रूरल अर्बन का ना ये जो भेद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन का पैटर्न लगभग सेम है। जैसे मैं मार्केट में कहता हूँ, मार्केट कैप की जो परिभाषा बना रखी ना, ये लार्ज कैप, अल्ट्रा कैप, मिड कैप, सब कुछ नहीं होता, सब स्टॉक ही हैं। तो ये बात आपकी आगे एक्सप्लोर हम लोग करेंगे। लेकिन शुभमन सर ये बताइए कि अगर मुझे सरकार डीबीटी से 6,000 रुपये दे रही है, सरकार मुझे अनाज मुफ्त में दे रही है, सरकार मुझे बीमा के लिए आयुष्मान दे रही है, सरकार मुझे तरह तरह के वजीफ़े और शिक्षा फ्री में दे रही है, तो मेरे पास तो डिस्क्रिशनरी पैसा बढ़ेगा ही ना। तो मैं ये मान लूँ कि इनकम भी बढ़ी है इसलिए कंजम्पशन बढ़ा है, या हमारे पास चूँकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई इसलिए कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है? डिस्पोजेबल इनकम बड़ा डिफरेंटली बड़ा है, वो इस वजह से जिसका बात आप कर रहे थे नीरज, की सोशल जो सेफ्टी नेट जो सरकार ने बनाए हैं वो काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इसका वजह है कि ये जो पिछले कई सालों में जो डीबीटी वगैरह का जो सिस्टम्स जो तैयार किया गया, वो सिस्टम्स काफी वाइड रेंजिंग, जो पहले पॉसिबल नहीं था, वाइड रेंजिंग जगह पे वो पहुंचा है। यानी कि बहुत सारे लोगों को वो बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे। और इस वजह से जो इनकम, आपका सवाल यह है कि इनकम एवेन्यूज बढ़ रहा है या एसेट ही सिर्फ बढ़ाया जा रहा है। किसी भी देश में ये एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ाना सरकार के लिए हमेशा डिपेंड करता है कि स्किलिंग कैसे हो जाए, एजुकेशन कैसे हो। अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के इस जमाने में इनकम स्रोत को बढ़ाना और इतने बड़े लोगों को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए भारत सरकार, मैं ये सरप्राइजिंग नहीं देख रहा हूं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स भी मोरलेस उसी रास्ते पे चले हैं कि एसेट बढ़ाओ, और एसेट बढ़ाने से लोगों में जो कंफर्ट लेवल आया है उसी का रिजल्ट आ रहा है कि कंजम्पशन में उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है नीरज पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, कि इस वक्त किसी भी सरकार अगर पब्लिक पॉलिसी में वो चीज को ना समझे तो उनके लिए मुश्किल है। यानी कि एसेट बेस बन चुका है, एसेट्स को डेवलप करना है, और साथ में लोगों को जिस तरह के फैसिलिटीज चाहिए उन एसेट को चलाने के लिए, वो बहुत बड़ा जरूरी है। एक जो बार बार सामने आ रहा है वो है हेल्थ और कन्वेंस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च करने की बहुत बड़ी संकेत है ये सीईएस सर्वे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा जरूरत था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए इसके ऊपर जो टेंशन आपको दिख रहा है कि सब बहुत सारे स्टेट्स कह रहे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करेंगे महिलाओं के लिए, लॉन्ग टर्म ये इंटरसिटी बसेस को फ्री करेंगे, या हेल्थ में ज्यादा बेनिफिट देंगे, ये सवाल इसलिए अभी अटपटा नहीं लगता है ये डेटा देखकर। शुभमन सर देखिए, इसमें
क्वेश्चन ये उठता है कि पैसे खर्च हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट पे, कन्वेंस पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो इसकी हाईलाइट थी कि हमारे मेन स्टेपल फूड में पैसे कम खर्च होने शुरू हो गए हैं, दूसरी चीज़ों में हम ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है। तो पैटर्न इसलिए चेंज हुआ कि फ्री में अनाज मिल रहा है, तो मेरा उसमें खर्चा ही नहीं है, मैं तो दूसरी चीज़ों में खर्चा करूँगा। भाई ट्रांसपोर्ट का किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट ने किराया कम थोड़ी किया है, रेलवे किराया तो आसमान छू रहा है। वो कहते भी है रेल मंत्री साहब, लेकिन ऑलरेडी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, फिर भी आप कम की बात मत करो। तो इसका तो सीधा मतलब हुआ कि पैटर्न चेंज हुआ है और आपको कुछ चीज़ें फ्री में मिल रही है, इसलिए आपका खर्चा दूसरी तरफ बढ़ गया है। एंड ये डिमांड था क्योंकि कन्वेंस अगर ना मिले तो ये बड़ा जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कि हम कहां पे जाके क्या करें। तो इसीलिए कन्वेंस के ऊपर एक पहले था कि कुछ चीजों में आप अगर 2011-12 का डेटा अगर देखें तो उसमें हम देखेंगे बहुत सारे स्टेपल्स को काट कर भी हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट के ऊपर लोग खर्च करने की कोशिश कर रहे थे। वो चीज अभी मच मोर कंफर्टेबल लेवल में लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि सरकार का जो सोशल सेफ्टी नेट जो बन गया है उसकी वजह से इन खर्चों में जो चेंजेस आ रहा है वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम चेंज है। एक दूसरा बड़ा पैराडाइम चेंज है कि अभी आप एफएमसीजी की बात कर रहे थे, एफएमसीजी में बढ़ेगा लेकिन कहीं ज्यादा बढ़ेगा सर्विसेज सेक्टर की डिमांड। कंज्यूमर में सर्विसेज कंपनीज जो लाएंगे न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस सेक्टर के जिस तरह के प्रोडक्ट्स, जिस तरह के एप्लीकेशंस आएंगे उसके तरफ लोगों का और प्रेशर या उसके तरफ झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मैं मानता हूं पब्लिक पॉलिसी में और कंपनीज के लिए भी सर्विसेज बेस्ड कंपनीज का ये एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी। एफएमसीजी कंपनीज एक पर्टिकुलर लेवल तक ही बढ़ नहीं, एफएमसीजी आप सही कह रहे हैं, एफएमसीजी कंपनियों की पर से एक डिफरेंट प्रॉब्लम जो मैं अभी पूछूंगा रवि कपूर जी से। लक्ष्मण आप कुछ इशारा भी कर रहे थे, उससे पहले मैं एक सवाल भी जोड़ दूं आपके साथ। महंगाई को लेकर भी कुछ कहा गया है क्या? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले जो आप शुमा जी से सवाल पूछ रहे थे कि फ्री फ्रूट देते हैं तो उससे क्या है, दरअसल उसका भी एक आकलन किया गया है इस सर्वे में और कहा गया है कि अभी गांव के लोग हर महीने 1373 रुपये खर्च करते हैं। इसमें फ्री फूड की कीमत को नहीं जोड़ा गया, लेकिन अगर मुफ्त में अनाज दिए जाने वाले कीमत को जोड़ दिया जाए और बाजार कीमत से देखा जाए तो वो खर्च बढ़ करके 1441 रुपये हो जाता है। यानी करीब 68 रुपये आम लोगों का बच जाता है जिनको फ्री फूड मिलता है हर महीने। और यही वजह है कि अनाज पर खर्च उनका कम हो जाता है और दूसरी चीज़ों पर बढ़ जाता है। एक और चीज़ आपने कहा कि बिजली, और गौर करेंगे तो बिजली पे लोगों का खर्च कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बिजली की सब्सिडी दे रही होगी, शायद उसका असर है कि पहले 7.98% था, वो घट करके 6.66% पर आ चुका है बिजली की खपत। बिजली की खपत घटी है ग्रामीण इलाकों में भी और शहरों में भी। एजुकेशन पर भी लोगों का खर्च घट गया है, एजुकेशन पर भी जो सरकार सब्सिडी देती है उसका भी असर दिखा है। एजुकेशन में पहले 3.49% था, अब 3.30% है। तो ये सब चीज़ों पर खर्च घटा है, यही वजह है कि जो हम लोग देख रहे हैं। तो नहीं लक्ष्मण, इसको फिर लेट इट पुट दिस वे कि सरकार ने जो भी सुमो जी कह रहे थे कि एनेबलर बनी है, उसने चीज़ों को प्रोवाइड किया है, इसलिए पर्सनल लेवल पर आपका एजुकेशन पे खर्चा कम हो रहा है। बिजली चूंकि सस्ती हो रही है, पर कैपिटा पीएलएफ काफ़ी गिर गया है, अब 21 पैसे बचा है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। गवर्नमेंट एनेबलर बनी है, इसलिए आपके पास वो इनकम बची कि आप एसी खरीद सके। आप टीवी, चूँकि सरकार अब एसी टीवी तो नहीं देगी, हर एक साउथ में वो भी देते हैं, तो उसकी वजह से एक शिफ्ट आते हुए दिखने। हाँ, हालांकि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अभी मैं नजर डाला देखा कि टैक्स पर लोगों का खर्च कम हो गया है। यह आप बड़ा दिलचस्प है, देखिएगा कि 2011-12 में 0.25% खर्च होता था, जो अब 0.13% पे आ गया। शायद वो जीएसटी का असर हो। कौन सा टैक्स कम हो गया? इनडायरेक्ट वाला नहीं, डायरेक्ट होगा मेरे ख्याल में। टैक्स और सेस करके एक कॉलम दिया। अच्छा, टैक्स और सेस करके एक कॉलम दिया गया है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा। ओके, अच्छा महंगाई पे क्या बोला ये बताइए, महंगाई पे कुछ बात रखी गया नीति आयोग ने? नहीं, महंगाई को लेकर इसमें सर्वे में नहीं किया गया। दरअसल बिल्कुल ये कंजम्पशन बेस्ड सर्वे था, तो महंगाई को लेकर इसमें नहीं कहा गया। ये जरूर है कि जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की बात, तो वहां पे ये जरूर कहा गया है कि उसको हम लोग महंगाई दर से एडजस्ट करके इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन करके तब देखें कि आखिर लोगों की आमदनी वाकई में कितनी बढ़ी है। ठीक,
शुक्ला जी आपके पास दोबारा आता हूँ। अब चूंकि और चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं इसमें, तो ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि एक पैटर्न चेंज है, रादर की इनकम ब्रैकेट बहुत बड़ा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, हमारा डेटा हमेशा जैसे जो हम लोग करते हैं कि इनकम डेटा, इनकम जैसे जो अभी सारे लोग कह रहे हैं, इनकम बढ़ी है, लोगों की बढ़ी है। पहले क्या था, इनकम बढ़ने का एक दो तरीके हैं कि एक इनकम हम कह दिए कि हमारी फिफ्थ इकोनॉमी है, अगली अगली चल के थर्ड होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कि जो इनकम बढ़ रही है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई। डिस्ट्रीब्यूट होना का अर्थ गरीब वर्सेस रिच आदमी के बीच में या रूरल वर्सेस अर्बन में। इससे ये दिखाई दे रहा है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है। लोगों को मीन्स गरीबों मीन्स बॉटम 5% से लेकर के टॉप 5% तक सबकी इनकम बढ़ी है। तो उसके नाते कंजम्पशन भी यही चीज दिखाई दे रहा है। दूसरा जो एक इसमें एक जो पॉइंट आपने पूछा था कि जो अभी इसमें कि क्या ये इनकम इस नाते बढ़ी है कि जो सरकार फ्री में राशन दे रहा है, इस नाते सरकार दे रही है, उसके नाते ये आप ये देखिए कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि अगर हम इसमें इसमें नोट में लिखा गया है कि जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, जो लोगों को अनाज दिया गया है या कहीं कुछ जिसको फ्री मिला है, उसका इफेक्ट उतना ज्यादा इस पे नहीं दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, जैसे अगर केवल पर कैपिटा अगर रूरल एरिया में आप कह रहे हो तो 68 रुपीज बढ़ा है और अर्बन में लगभग 82 रुपीज। माने अगर जो खर्च कर रहे हो उसमें 68 रुपीज केवल आपका ये फ्री राशन का, और उसमें ये भी है उसके साथ साथ और भी चीज जो इसको फ्री सपोज करिए लैपटॉप दिया गया, टैबलेट दिया गया, मोबाइल फोन दिया गया, हैंडसेट, बाइसिकल, इन सब की इम्प्यूटेड वैल्यू डाल करके तब 68 रुपीज आए। इसका अर्थ ये इंडिकेट करता है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है उसमें लोगों की इनकम का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो ये इधर उधर से जो बेनिफिट मिले। हाँ, जो फैसिलिटेटर बनी है गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, बिजली, पानी, सड़क और एक रहे कन्वेंस, तो ये सब ऐसी चीजें आई हैं जो उनको एक मल्टीप्लायर और डेल्टा इफेक्ट के नाते उनकी इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ी है इन कंपैरिजन जितना पीछे बढ़ती थी। परफेक्ट। एक छोटा सा सर ब्रेक लेते हैं और लौट के आगे फिर कपूर साहब और फिरोज सर के पास चलते हैं, थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करेंगे। फिर से आवाज अड्डा में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं कि रूरल कंजम्पशन का जो पैटर्न बदला है उसको कैसे देखा जाए। तो फटाफट एक कमेंट और लेते हैं सबसे। रवि कपूर जी आपके पास आता हूँ। कपूर सर, ये जो एक बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि इनकम नहीं बढ़ रही, ये नहीं बढ़ रही, मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों ने इतनी देर से डिस्कस किया ये एक वेल प्लान्ड और डिज़ाइंड है। कि जैसे इस गवर्नमेंट का हमने देखा शुरू से ये था कि आप कैपेसिटी एडिशन करें तो उसके थ्रू जॉब भी आएगा, कैपिटल एसेट्स भी बनेंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वैसे ही अगर एनेबलर बन के गवर्नमेंट इस पैटर्न को चेंज करना चाहती है जिससे लोगों के हाथ में डिस्क्रिशनरी इनकम आए और फिर वो उसके थ्रू अपने को रीएडजस्ट करें, तो ये एक वेल डिज़ाइंड प्लान लगता है। सहमत है आप इससे रवि कपूर जी? सर अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ नीरज जी, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बोलूंगा कि देखिए आज की डेट में क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको चाहिए, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत ही बेसिक मुद्दा बन गया है जीवन का और रहने का। ना उसको हम लोगों को अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे, ना हम लोग डेमोक्रेसी में बड़ी बेसिक सी बात पे बोलना चाह रहा हूँ कि जिसमें सरकार को ये बड़े सॉलिड ढंग से जताना होगा, दिखाना होगा कि वो किस तरह से हमारे जो पॉपुलेशन है, जो कि काफी यूथफुल पॉपुलेशन है, उसके फ्यूचर को कैसे टेक केयर कर रही है। तो देखिए, कंजम्पशन बढ़ा के फ्यूचर को बनाना एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इसमें आप कोई दो राय नहीं है कि आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल कंजम्पशन की जो स्टोरी बन के आ रही है, देखिए इसमें बहुत सारे पीसेस जुड़े हुए हैं आपस में। अगर मैं बात करूं कि किस तरह से हम लोग फॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं पूरे इकोनॉमी का, किस तरह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करी, मैं अभी इसमें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात करता हूँ कि किस तरह से हम ई कॉमर्स जैसे चैनल को सबके लिए खोलने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे स्किल सेट्स है, हमारे यूथ के जो स्किल सेट्स है उसको हम इम्प्रूव करें, जिससे कि हम
मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर सके। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी को बढ़ाने का। तो किस तरह से हम मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस को ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सके, जिससे कि एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़े पूरे इकोनॉमी में। तो अल्टीमेटली देखिए, अगर आप ये देखें कि सारा कंजम्पशन जो होता है उस पर जीएसटी लागू होता है, चाहे वो रूरल में हो चाहे वो अर्बन में हो, तो गवर्नमेंट को तो जीएसटी हर एक कंजम्पशन वाले स्पेंड पे मिलता ही है। लेकिन क्वेश्चन ये कि ये कितना सस्टेनेबल है। तो जो सस्टेनेंस आती है स्पेंड की, वो आती है हमारे इनकम जनरेशन कैपेबिलिटी पे। किस तरह से गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है कि हम एग्रीकल्चर को, अगर हम देखें आज की डेट में ओवर अ पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी हमेशा घटता जा रहा है। लेकिन गौर मर्तबा बात यह है कि जितना एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस है वो उस स्पीड से कम नहीं हो रहा है। आज की डेट में भी 45 से 50% एम्प्लॉयमेंट जो होता है एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन का, वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। लेकिन जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% से कम है, 16-17% है करीब। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डिफरेंस है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, इसको हम लोगों को मिटाना है, इसको कम करना है। तो वो कम इसी तरह से हो सकता है कि हमको एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है। तो मैं अपने पॉपुलेशन में या यूथ को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं उनको और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहा हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा हूँ। तो ओवरऑल जो लेबर की जो पूरी पॉलिसीज है जहाँ पे हम लोग बदलाव देख रहे हैं, तो जिससे कि मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को भी प्रोत्साहन मिले कि वो लोगों को फॉर्मली एम्प्लॉय कर सके। तो नेट देखिए ये लॉन्ग टर्म गेम है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आज की डेट में हम लोग की ये चाह है, ऐसे भारतीय होने की चाह है कि आज की डेट में हम नंबर 5 इकोनॉमी है, नंबर 3 होंगे आगे चल के और ऊपर करेंगे, तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो एफएमसीजी में आज की डेट में हो रहा है, वो आप किसी भी और इकोनॉमी से ले ले जो हमसे काफी छोटी हैं, एट एन ओवरऑल लेवल हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन अभी बहुत कम है। तो जो रनवे हमारे पास अवेलेबल है वो काफी बड़ा है, और वो रनवे हम तभी कैप्चर कर सकते हैं जब हम एक पूरा एक एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पॉपुलेशन को। रवि सर, इसमें एक जानते हैं आप बहुत अच्छे पॉइंट पे ले आए, मैं इसी को आगे ले जाऊँ। देखिए हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है अभी, हम भले ही 5th में है, 3rd में, बहुत कम है कंजम्पशन, हमारा पैसा नहीं तो कंजम्पशन बढ़े कैसे? शुभम सर, क्या ये वाला तरीका कि पहले कंजम्पशन को बढ़ाओ उससे ग्रोथ लेके आएंगे हम, क्योंकि फिर आदमी उस व्हील में आएगा, और चूंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और हमने आपको की जो बिल्कुल बेसिक वाली नीड्स थी वो सरकार पूरी करेगी, तो आप डिस्क्रिशनरी खर्च करोगे, फिर हमें जीएसटी से पैसा मिलेगा, फिर हम पलट के आपके लिए खर्च करेंगे। तो एक ऐसी व्हील सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। सही है ये? नीरज जी, वैसे भी एट द लोएस्ट एंड ऑफ द इनकम में हम जो कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि खर्च करने का रेट ज्यादा होता है, सेविंग्स कम होता है। और ये वाला खासकर आप 2-3 और डेटा भी आप देख ले कि अभी जो डेटा निकला है इससे पहले सेविंग्स रेट इंडिया में हाउस होल्ड्स का वो काफी उतर गया है। तो दोनों मिला के द डेटा इज मोर और लेस कंसिस्टेंट कि एट द लोएस्ट एंड ऑफ द इनकम ब्रैकेट या उससे जस्ट ऊपर के डिसाइल में बेसिकली कंजम्पशन को बढ़ावा देना सरकार की बहुत बड़ी एफर्ट है। और इससे, जैसे आप कह रहे हैं कि इससे पुश होता है, इनकम व्हील जनरेट होता है, तो सरकारी सब्सिडीज देन उसका रिजल्ट क्या है, उसको क्यों दिया जा रहा है, वो भी फिर उसका रिजल्ट उसको भी हम फिर समझ सकते हैं कि वो क्यों आ रहा है। तो कुल मिलाकर कंजम्पशन स्टोरी टू बी पुश्ड अप, ये एक मूल मंत्र बन जाता है। और ये ही एक रीजन है कि सरकार के आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से यंग पॉपुलेशन वो भी मानने को तैयार है कि हाँ, कंजम्पशन बढ़ाना इज ए गुड थिंग। तो सेविंग्स में जो हाउस होल्ड्स की कमी आई है, कंजम्पशन में जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं, डिस्क्रिशनरी वो जो उसमें जो बढ़ोतरी आई है, ये सब मिलाकर ये टोटल कंपोजिट स्टोरी इंडिया का बनता है। और नेचुरली नेक्स्ट राउंड में वो फिर इनकम जनरेशन में जाता है और आगे चल के कंपनीज को बेनिफिट देता है कि किस तरह क्या कंपनीज में करें। कुछ चीज़ों में ना, कुछ चीज़ों में तो अनइंटेंडेड
चीज़ें हुई। जैसे आपने भी कहा कि डोमेस्टिक सेविंग जो थी, इनकम तो बहुत बड़ी नहीं, कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ी, डेटा बता रहा है, सेविंग्स गिरी थी। तो वो गिरना एक्चुअली बहुत पॉजिटिव था, जो गिर के 5-6% आ गई, क्योंकि उन लोगों ने लोन लिया, मकान बनाया, कार खरीदा, कैपिटल एसेट्स क्रिएट किए वहाँ पे। अब वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। जो एकदम गिर गया था, लोग बहुत चिंता कर रहे थे, अब वो चूंकि अब बन गया ना घर, एक बार बार थोड़ी बनेगा, तो वो अगेन इट इज गोइंग अप। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सरकार का कंट्रीब्यूशन था, वो तो कोविड के बाद लोगों के अंदर रियलाइजेशन हुआ, सब चीजें रीस्ट्रक्चर हो रही, तो वो हुआ है। सरकारी कंट्रीब्यूशन नहीं बिल्कुल, बट ओवरऑल ट्रेंड ये है कि इट्स अ यंग पॉपुलेशन जो कंजम्पशन को बूस्ट को ज्यादा मानते हैं, और इसलिए कंजम्पशन स्टोरी पूरे इंडिया में और खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स में वो काफी ज्यादा पुश में है। और ये एक ट्रेंड है जो पूरा इंडिया में दिखता है, जो एक वेरी विजिबल होकर आया है, एंड ये डेटा सब्सिक्वेंटली भी आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के नेक्स्ट राउंड में मिलेगा। बट वैसे मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का इस डेटा के बाद हमारे जो इन्फ्लेशन के जो मानदंड है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उनको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उनके जो वेट्स हैं वो पुराने वेट्स हैं, इसलिए वो जो जिस चीज को मेजर करते हैं, इसमें सर बहुत डिस्प्यूट है। बेसिक फूड्स को काफी हाई वेट देते हैं। दरअसल ये थोड़ी सी आवाज निकल के आई है सरकार की तरफ से, नीति आयोग की तरफ से, कि वेट थोड़ा सा सीपीआई का रीएडजस्ट करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें सर ये है कि जो गरीब आदमी है उसके लिए वही सबसे भारी पड़ रहा है। तो अगर हम मान लीजिए दिखा देंगे नहीं इन्फ्लेशन तो नहीं 3% का है, पर एक्चुअली ग्राउंड में वो नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन है वो कमी नहीं होता कभी। नहीं तो बिल्कुल, तो वेटेज कम करके हमको क्या मिल जाएगा? उसको बढ़ाने की नहीं है बात बनेगी प्रोसेस्ड फूड्स में जो प्राइस राइज होगा वो ज्यादा रिफ्लेक्टेड होगा। तो प्रोसेस्ड फूड में, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड आप देख ही रहे हैं कि उसमें ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए सीपीआई में, सर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। बेटर पिक्चर की सीरियल्स कहां पे पेश करें? अमूल का बटर 48 वाला 70 का मिल रहा है, वो बिल्कुल दिखना चाहिए। बहुत बहुत महंगा कर दिया उन्होंने। फिरोज सर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? मैंने तो आपको बता दिया, पर अल्टीमेटली जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम अभी एंड होने वाला है तो हमको एक चीज ये सर्वे देखनी पड़ेगी कि ये सर्वे में भी अभी आपने बताया नंबर हमारे पर कैपिटा के बहुत कम है, और इसको कैसे बढ़ाया जाए। और अब बढ़ाया जाने की जो बात करेंगी, मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये बढ़ेगी कब? जब कोई सब्सिडी और गवर्नमेंट की स्कीमों से नहीं बढ़ेगी, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब सही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, सही जॉब मिलेंगे और लोगों को जेब में ज्यादा पैसा आएगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी सर्वे होता है उससे एक्शन प्लान बनना चाहिए कि हमको आगे क्या करना चाहिए। और हमने चलो पूरा, मेरे हिसाब से ये कोई भी शो इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैं ये एक्शन प्लान नहीं बना पाऊं कि इससे क्या नया सीखना है। और जो मैं नया ये सीख रहा हूं कि चलो फूड नॉन फूड ये नई सीखने की बात नहीं है, कि जो नया इंडिया है, जो नए इंडिया के यूथ है, उसके एस्पिरेशन क्या है, उनको किस चीज पे खरीदना है, और गवर्नमेंट, सोसाइटी, खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट ये एस्पिरेशन को कैसे मीट कर पाएंगे, और कैसे हम रियली फुल्ली डेवलप नेशन 45-47 भूल जाओ, इमीडिएटली 30-35 तक हो पाएंगे। और ये क्या प्लानिंग करने से होगा, ये मेरे हिसाब से इसकी समरी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं वापस आता हूं कि इंडियन इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो हमको हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ना पड़ेगा। 1 और 2% ग्लोबल ट्रेड में रहने से कोई फायदा नहीं। अगर हमारी इकोनॉमी इंटरनेशनल इकोनॉमी से जुड़ेगी तो आप देखना कि ये जो पर कैपिटा इनकम और कंजम्पशन की बात कर रहे हैं वो तुरंत डबल होगा, और इस पे हमको फोकस करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इससे असहमत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर आप रियल टर्म्स में अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और सचमुच विकसित देश बनना चाहते हैं, तो फिर आपको कंजम्पशन पैटर्न सिर्फ बढ़े, इससे ज़्यादा इस बात ध्यान रखें कि आपकी इनकम भी बढ़े। और उसके लिए फिर जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ग्लोबल लिंक करिए, आमदनी बढ़ाइए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करिए, रिसर्च करिए, सब करना पड़ेगा। अभी जो हमको लग रहा है कि ये डेटा बिल्कुल सही कहा आपने कि एक एक्शन प्लान के लिए आपको एक आइडिया दे रहा है कि आपको आगे क्या करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। जैसे 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज मिल रहा है, ये आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम बन सकता है। बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होगी ये कि आप अब चूंकि वापस नहीं ले सकते आप, ये एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा अगर आप वापस लेंगे, तो कैसे इसको गवर्नमेंट मैनेज करेगी भविष्य में हम लोग देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय एकदम समाप्त हो गया, अच्छी चर्चा रही, बहुत बहुत धन्यवाद।